बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल हमने फैमिली कोर्ट एक्ट की जो सेक्शन 5 है, 6 है और 7 है, उसकी बाबत जो है वो मैंने गोशगुजार किया था, अर्ज की थी। 7 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला रह गया था कि जब आपने सूट फाइल करना है तो सूट में सबसे पहले अदालत जिसमें दायर किया गया उसका नाम लिखना है, जो प्लेंट लिखने का तरीका है। उसके बाद प्लेंटिफ का नाम लिखना है जो क्लेम दाखिल कर रहा है। फिर उसमें डिफेंडेंट का नाम लिखना है जिसके खिलाफ जो है वो क्लेम दाखिल किया जा रहा है। फिर आपने नेचर ऑफ सूट लिखना है कि आप ये खुला का दावा कर रहे हैं, तनसीख निकाह का है, खर्चे का है, डावर का है, अगर बिलोंगिंग प्रॉपर्टी का है, उसका डावरी आर्टिकल्स का है। तो उसके बाद आपने जो है वो अपनी बयान रिश्ता जो उनका है कब कायम हुआ, उनके कितने बच्चे हुए, कब से ये उसके घर आबाद है, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो है वो जब कब से उसको टर्न आउट किया, उसका बिहेवियर कैसा था, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद किस ग्राउंड्स पे, किन ग्राउंड्स पे आप जो है वो सूट फाइल कर रहे हैं और आपका क्लेम क्या है उसको जो है वो स्पेसिफाई करना है। उसके बाद जो है वो लीगल जो जिमनात होंगे वो होंगे और आखिर में इस्तदा की सूरत में अपना क्लेम कोर्ट को बताना है कि आपने कौन सी डिग्री जो है वो क्या अदालत से जो है वो आप मांग रहे हैं। उसके बाद ये भी कानून इस बात की इजाजत देता है कि अगर औरत के मोर देन वन जो है वो क्लेम है तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो तनसीख निकाह का दावा होगा उसमें वो होल ऑफ क्लेम एक ही प्लेंट की सूरत में दे सकती है। वो चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, एक से ज्यादा जितने होंगे उसकी एक ही प्लेंट जो है वो दाखिल की जा सकती है। उसके बाद अब आ गया कि जब दावा दायर हो गया तो कोर्ट ने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। तो सेक्शन 8 जो है वो कोर्ट को इंपावर करता है कि आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वो दूसरी जो फरीक है, मुद्दाल है जिसे हम कहते हैं, उसको जो है वो तलब करेंगे। उसके लिए समन जारी होंगे कोरियर सर्विस के जरिए और अदालत के जो तमील कुनदगान है उनके जरिए। और उसके साथ मैंडेटरी है कि प्लेंट की कॉपी साथ जाएगी, शेड्यूल ऑफ गवाहान की जिसे लिस्ट ऑफ विटनेस कहते हैं वो साथ जाएगी। अदर जो डॉक्यूमेंट्स जो साथ लफ किए गए उनकी एक कॉपी का पूरा सेट बना के तो इंटीमेट किया जाएगा जो है वो डिफेंडेंट को कि आपके खिलाफ ये सूट जो है वो फाइल हो गया। अब उसके लिए विद इन 3 days फ्रॉम दी आर्डर जो है वो सारा ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और कोर्ट जो डेट ऑफ हियरिंग जो फिक्स करेगी वो मोर देन 30 days नहीं होगी। इससे ज्यादा कोर्ट जो है वो इस केस में जो है वो तारीख जो है वो मुकर्रर नहीं कर सकती। उसके बाद साथ ही जनाब जो है वो अदालत ने यूनियन काउंसिल के जरिए जिसमें उसकी रहायश है उस नोटिस को जो है वो भेजना है। फिर जो यूनियन काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर है या चेयरमैन है वो उस नोटिस को मिलने के फौरी बाद नोटिस बोर्ड पे भेजा करेगा और वो तब तक वहां पे भेजा रहेगा जब तक जो डेट जो है वो एक्सपायर नहीं हो जाएगी। और ये सारा प्रोसीजर होने के बाद जब कोर्ट ये समझेगी कि ये आम तरीके से इसकी पॉसिबल नहीं है समनिंग जो है वो डिफेंडेंट की, तो फिर अदालत जो है वो उसमें अखबार इश्तेहार का हुक्म सादर करेगी। और अगर सेटिस्फाई हो जाएगी कि इस बंदे का जो है वो तमील होने के बावजूद या सारे सोर्सेज यूज करने के बावजूद या दनिस्ता तौर पे कोर्ट प्रोसीडिंग को जारी नहीं कर रहा, तो फिर कोर्ट जो है वो उसके खिलाफ एक्सपार्टी आर्डर फरमाएगी और एक्सपार्टी एविडेंस लेने के बाद जो है वो डिग्री पास कर देगी। और अगर मुद्दालय को दरखास्त देता है उस डिग्री के खिलाफ और उस डिग्री की जो कॉपी है वो कंसर्न यूनियन काउंसिल को जो है वो अरसाल की जाएगी। अगर मुद्दालय को इल्म हो जाता है और वो कोर्ट को एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन में सफिशिएंट काज देता है कि जी ये मेरी तो समनिंग जो है वो दुरुस्त तौर पे नहीं हुई है, तो फिर जो कोर्ट है वो उसका जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है उसको जो है वो सेट असाइड फरमा सकती है। आगे जब बंदा 9 है रिटन स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट में जब बंदे को इतला हो जाती है तो फिर वो आता है, वो आके जो है वो जवाब दावा दाखिल करता है। जवाब दावा दाखिल करने के बाद जो है वो उसमें दूसरा जो है वो आके अपना मटेरियल जो वर्शन है वो देता है। तो मुद्दालय की ये जिम्मेदारी है ये जो अपना डॉक्यूमेंट्स हैं मुतलका वो उनकी कॉपी साथ लगाएगा जो उसके पोजेशन और पावर में है। जो उसके पोजेशन और पावर में नहीं है वो उनको जो है वो उन पे इनसार करेगा। इनसार करने के बाद वो अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है वो देगा और रिटन स्टेटमेंट की कॉपी जो है वो प्रिंटअप को जो है वो डिलीवर की जाएगी। और उसके बाद अगर ये जो है वो उसके जो मटेरियल फैक्ट्स सारे हैं वो उसमें वजाहत भी देगा कि कौन कौन से गवाहान को उसने तलब करवाने हैं। और उसके बाद जवाब दावा दाखिल करने के बाद उसका जो है वो रेगुलर जो है वो प्रोसीजर जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट की जो है वो शुरू होंगी और कोर्ट उसकी बाबत जो है डिटरमिन करो। और इसमें एक और बात अर्ज कर दूं कि अगर एक बंदे के खिलाफ खर्चे का दावा दायर होता है
और या उसके खिलाफ जो है वो दावा तनसीख निकाह का दायर होता है, तो उसको कोर्ट इजाजत देती है, ये कानून इसकी इजाजत सॉरी देता है कि वो सेक्शन 9A के तहत जो है वो उसी दावे का जवाब दावा देते हुए इस कोर्ट से इस्तदा कर सकता है कि इसका दावा ये खारिज करके तो जो कंज्यूगर राइट्स की डिग्री है वो मेरी फेवर में सादर की जाए। और अगर कोई बंदा अपना कंज्यूगर राइट्स का दावा बीवी के खिलाफ दायर करता है, तो बीवी अगर कोई इंडिपेंडेंट सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल नहीं करती, तो फिर 9B जो है वो उसको प्रिंट करता है कि बीवी जो है वो उसका जवाब दावा दाखिल करके कोर्ट से कह सकती है कि इसका दावा खारिज करते हुए जो तनसीख निकाह की डिग्री है वो मेरी हक में जो है वो सादर फरमाई जावे। और इसके लिए किसी भी इंडिपेंडेंट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये जुमला प्रोसीजर थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। ये सारा प्रोसीजर जो है वो सेक्शन 8 और सेक्शन 9 मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का है। तो ये पूरी प्लीडिंग मुकम्मल होने के बाद कोर्ट जो है वो आगे अपनी प्रोसीडिंग शुरू करती है समाअत की। तो उसको इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद एक्सप्लेन करेंगे। वस्सलाम।